Write down the heading, structure of human sperm. Structure of human sperm. सारे पॉइंट्स बच्चों ध्यान से सुनो। जब हम बात करते हैं ह्यूमन स्पर्म की, ह्यूमन स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, हेड रीजन, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये 4 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन स्पर्म के या स्पर्मेटोजोआ के। पहले स्ट्रक्चर को समझो फिर हम बनाते हैं। हेड रीजन में जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज न्यूक्लियस। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होने की वजह से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम्स, यस और नो, आइदर 22+X या 22+Y। इट रिप्रेजेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम। क्या कहलाता है? एक्रोसोम। यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखो, एक्रोसोम इज डेवलप्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। किसके मॉडिफिकेशन से? गोल्जी बॉडी। और एक्रोसोम कंटेन सर्टेन एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या कहते हैं? जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर स्पर्म ओवा की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो एक्रोसोम से रिलीज होने वाले एंजाइम्स ओवा की मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ओवम में एंट्री करने से पहले उसकी मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करना होता है, जो फंक्शन करता है स्पर्म लाइसिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्रोसोम। अगर एक्रोसोम को रिमूव कर दिया जाए तो स्पर्म विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज विद दैट ओवम। क्लियर ये पॉइंट? स्पर्म लाइसिन में 3 एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड हाइलुरोनाइडेज, सेकेंड इज कॉल्ड जोनालाइसिन एंड थर्ड इज कॉल्ड कोरोना वायरस नहीं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। हमने कोरोना वायरस के पहले कोरोना का नाम ही नहीं सुना था, बट डॉग्स को ना, पेट्स को कोरोना के इंजेक्शन लगते हैं, एंटी कोरोना वायरस के इंजेक्शन लगते हैं। अब हमने भी लगवा लिए, ठीक है? अरे ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग स्टिल। हाइलुरोनाइडेज, जोनालाइसिन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट जो एग्जामिनर आपसे वाइवा लेने आता है उसका ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्लियर ये पॉइंट? कौन कौन से एंजाइम्स हैं? और ये एंजाइम्स हमें पूरे साल याद नहीं रहते हैं, हम ये नाम भूल जाते हैं। हमारे जॉइंट्स में एक एसिड होता है, जॉइंट्स में फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड में एक एसिड होता है, इट इज कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड। नाम सुना है? अगर वो नाम याद होगा तो ये नाम याद आ जाएगा, अगर वो नाम याद नहीं रहेगा तो ये नाम याद नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इसको याद करने के लिए पहले हमें वो याद करना पड़ेगा। हाइलुरोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहां पर। क्लियर? अब देखो, इस पूरे पोर्शन को, इन दोनों की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक शीट होती है, सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर हैविंग एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस इज नोन एज हेड। ओके, अब हेड रीजन के बाद आता है नेक रीजन। नेक रीजन में 2 प्यारे प्यारे से सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करना, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कराना। सेंट्रियोल्स में ट्यूब्यूल्स किस फॉर्म में अरेंज होती हैं? सेंट्रियोल्स में ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है?
अरे वो तो ठीक है, 9 + 2 9 + 0 क्या होता है? 9 + 0। कोई नहीं, देखो सुनो, क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं मैं? ये सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस की तरफ है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स में ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है 9 × 3। कैसा होता है? 9 × 3। 9 + 2। दिस वन इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल, अवे फ्रॉम द हेड रीजन। अब सुनो ध्यान से, जब स्पर्म ओवा के अंदर एंट्री करता है तो स्पर्म का सिर्फ इतना सा पार्ट एंटर करता है, ये ब्रेक हो जाएगा, ये न्यूक्लियस जाएगा और क्या जाता है साथ में? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्योंकि ओवम के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता। जब स्पर्म ओवा से फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट करता है माइटोसिस। माइटोसिस के लिए क्या चाहिए हमको? वो कौन प्रोवाइड करता है? स्पर्म। डिस्टल सेंट्रियोल एक फिलामेंट बनाता है। दिस फिलामेंट इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट। क्या कहलाता है? एक्सियल फिलामेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ। ये रीजन जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल हैं, दिस रीजन इज नोन एज नेक रीजन। नेक रीजन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी for the mobility of या motility of sperms. Spirally arranged mitochondria are known as Nebenкern। क्या कहलाता है? किसको बोल रहे हैं हम? Spirally arranged mitochondria। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर क्यों प्रेजेंट है? एनर्जी प्रोवाइड करने। हमने पढ़ा था सेमाइनल वेसिकल कंटेन फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज भी एनर्जी प्रोवाइड करता है और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये जो सेगमेंट है स्पर्म का, दैट इज नोन एज मिडिल पीस। क्या कहलाता है? मिडिल पीस के बेस पर एक सेंट्रियोल और होता है, दिस इज नोन एज रिंग सेंट्रियोल। इसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है कि ये क्या करता है, बट ये होता है। ठीक है, रिंग सेंट्रियोल के बाद जो लास्ट रीजन है वो है टेल रीजन। हमने डायग्राम में जरूर रिप्रेजेंट किया है, बट ये पूरा पार्ट इतना छोटा होता है और ये पूरी टेल होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? टेल रीजन। क्लियर ये पॉइंट? हेड रीजन कंटेन न्यूक्लियस एज वेल एज नेक रीजन कंटेन distal centriole form, and third structure is known as, a third part is known as, which contain spirally arranged, which provide energy, and the fourth reason is clear। ये point लिखो, first point लिखो, human sperm consist of four parts. Human sperm consists of four parts. First write down head region. Head region, इसमें लिखो this part contain nucleus
this part contain nucleus having either 22 plus x, having either 22 plus x or 22 plus y chromosome. 22 plus x or 22 plus y chromosome. Write down next point. At the tip of nucleus, a cap-like structure is present. At the tip of nucleus, a cap-like structure is present, which is known as acrosome. Write down next point. Acrosome is developed by the modification of Golgi body. Acrosome is developed by the modification of Golgi body and contain some important enzymes which are necessary at the time of fertilization. डायग्राम में आपने ये नाम तो लिख लिए होंगे, यस और नो? ठीक है, हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, नेक रीजन। हेड के बाद लिख लो नेक। इसमें लिखो नेक रीजन कंटेन two centrioles. Neck region contain two centrioles, that is proximal and distal. Neck region contain two centrioles, that is proximal and distal. Write down next point. Proximal centriole enter into ovum. Proximal centriole enter into ovum at the time of fertilization. Enter into ovum at the time of fertilization. While proximal centriole enter into the ovum at the time of fertilization, while distal centriole form axial filament. Distal centriole form axial filament. Clear ये point? Now write down third, middle piece. लिखो इसमें, in this region mitochondria are arranged. In this region mitochondria are arranged in a spiral manner. Mitochondria are arranged in a spiral manner and provide energy to sperms. Provide energy to sperms. इसी में ऐड करके लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इसी में लिखो
द अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is commonly called Nebenkern. The arrangement of mitochondria is commonly called Nebenkern. Last लिखो tail region. Tail region. Just write down one line. It helps in motility of sperms. It help in motility of sperm. It help in motility of sperm. जहां लिखा है ना टेल रीजन, टेल रीजन के ब्रैकेट में लिखो लॉन्गेस्ट पार्ट. टेल रीजन के ब्रैकेट में लिख लो लॉन्गेस्ट पार्ट. कॉपी के टॉप पर एक पॉइंट लिखो, स्पर्म्स ऑफ एस्केरिस. स्पर्म्स ऑफ एस्केरिस डू नॉट कंटेन टेल रीजन. स्पर्म्स ऑफ एस्केरिस डू नॉट कंटेन टेल रीजन. अब हेडिंग लिखो नेक्स्ट, hormonal control of spermatogenesis. Hormonal control of spermatogenesis. Hormonal control of spermatogenesis. अगर कभी क्वेश्चन आता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें भी आप इसी को ही मेंशन करोगे. क्लियर ये पॉइंट? देखो क्या होता है, सुनो. हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच रिलीज अ हार्मोन विच इज नोन एज GnRH. क्या कहलाता है? That means gonadotropic या tropin releasing hormone. ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है which gland? पिट्यूटरी ग्लैंड. और इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड GnH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन. क्या कहलाता है? वो था गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. तो रिलीज कराने के लिए निकला गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज कराता है. गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की कैटेगरी में दो हार्मोन्स आते हैं, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं. वन इज कॉल्ड LH. LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब हम बात करते हैं ह्यूमन मेल की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करता है किस सेल पर? लिडिक सेल पर या इंटरस्टिशियल सेल पर. और लिडिक सेल पर वर्क करके वो क्या रिलीज कराता है? टेस्टोस्टेरोन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, उससे क्या निकलवाता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन. इस कैटेगरी में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? FSH एंड LH. किस सेल पे वर्क करता है? लिडिक सेल. कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस या एरिया में. ओके, लिडिक सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? और ये मेल एंड्रोजन कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस. यस और नो? यस सर.
हमने 11th क्लास में पढ़ा था या इस बार भी पढ़ा था कि मेल एंड्रोजन ऑल्सो कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यस और नो? हमने पढ़ा था मेल सेक्स और हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये कल मैंने लिखवाया था पॉइंट आपको। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? मेल एंड्रोजन। अब देखो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट एक्ट ऑन सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फैक्टर्स। और ये ग्रोथ फैक्टर्स कराते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स इनटू मोटाइल। और स्पर्मियोजेनेसिस किसका पार्ट था? दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो क्या करा रहा है? क्लियर ये पॉइंट? जब मेल बॉडी में सफिशिएंट स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो सर्टोली सेल प्रोड्यूस करती है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड इनहिबिन हार्मोन। क्या कहलाता है? ये हार्मोन जाकर इनहिबिट करता है किसको? क्या बंद हो जाएगा रिलीज होना? उसकी वजह से क्या रिलीज होना बंद हो जाएगा? जब ये दोनों रिलीज ही नहीं होंगे तो ये फंक्शंस नहीं होंगे। समझ में आई मेरी बात? सर्टोली सेल एक प्रोटीन भी रिलीज करती है दैट इज कॉल्ड ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से मेल एंड्रोजन का सिक्रीशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और सिक्रीशन बढ़ने के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, ड्यू टू विच स्ट्रक्चर? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग। और जब इसका सिक्रीशन बढ़ेगा तो मेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के सारे फंक्शन कंट्रोल होंगे, आइदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स? एनी डाउट? तो हाइपोथैलेमस रिलीज विच हार्मोन? विच एक्ट ऑन? Which further release? Gonadotropic hormone consists of how many hormones? FSH and LH act on which release? Male androgen control. It also control FSH act on which release? Which control? As well as, and when the number of sperms become more and more, then Sertoli cell produce which also further inhibit. Clear this thing? Note it down. इसमें हमें थ्योरी पार्ट कुछ भी नहीं लिखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट डाउन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ spermatogenesis or male reproductive system, you have to draw this flow chart only. You will get full marks. 3 marks में क्वेश्चन आता है. Clear this point?